हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ प्लेटफॉर्म डिफेंस शाला। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हमारा एग्जाम सर पे ही है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बाकी सब सिलेबस भी आपने कवर कर लिया होगा। मैथ्स का जो सिलेबस वाला पार्ट था वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, विच विल बी रेशियो। ठीक है, तो रेशियो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी अच्छी वेटेज कैरी करता है, हर बारी हर एग्जाम में देखा जाता है। अभी सीएपीएफ का हमारा एग्जाम आ रहा है, 20 दिन बच रहे हैं लगभग हमारे पास। उस 20 दिन के अंदर अगर हम ये चैप्टर्स अच्छे से कर लेंगे, मैं आपके लिए पूरी एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, तो अगर ये चैप्टर्स हम अच्छे से कर लेंगे तो वहां पे हमारे पास जो 15-20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में से, मैथ्स और रीजनिंग कंबाइंड में से, तो वो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और आई कैन अश्योर यू दैट कि जितने भी नंबर का पेपर में आएगा मैथ्स में से वो आप सारा कर पाओगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 क्वेश्चन पूरे के पूरे आप कर पाओगे। और अगर आपने ये क्वेश्चन यहाँ से स्कोर कर लिया तो बाकी जो रिमेनिंग आपका जीएस वाला पार्ट होगा तो उस पर आपकी डिपेंडेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि 125 क्वेश्चन में से 15-20 क्वेश्चन ही मैथ्स रीजनिंग कंबाइंड आते हैं। बाकी सारा पोर्शन जो होता है आपका वो जीएस का ही आता है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपका जो वेट है वो यहाँ से आप मैथ्स से करके आप कवर कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी मैथ्स वीक होती है, उनको थोड़ी सी दिक्कत लगती है, बट अगर वो भी ये वीडियो देखेंगे तो आई कैन श्योर कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना 15-20 दिन, तो आप मैथ से अच्छा स्कोर कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके पूरे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है इक्का दुक्का क्वेश्चन ना भी सॉल्व हो, बट रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, सो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज छोटा सा कोट है एक हमारे पास। व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स क्या है? इट इज ओनली अ सिस्टमैटिक एफर्ट ऑफ सॉल्विंग पजल्स पोज बाय नेचर। तो जो भी पजल्स हमारे पास नेचर हमारे से पोज करती है, हम उसको सॉल्व करने का तरीके निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथ्स। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल हम डे टू डे लाइफ में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की डीलिंग करते हैं। जैसे कि आपने बैंक में कुछ पैसा जो है जमा किया, तो उस पैसे को जब इन्वेस्ट करोगे आप लोग तो उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो ये सारी जो डे टू डे लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स होती है, चैलेंजेस होते हैं, उनको सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो हम मैथ से ढूंढते हैं। ठीक है, तो मैथ्स एक छोटा सा एक एफर्ट है उस डायरेक्शन में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस वाला पार्ट जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था। तो चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले हमारे पास जो रेशियो है, रेशियो की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। रेशियो होता क्या है, इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास देखे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सारे पीवाईक्यूज नहीं करेंगे, कुछ पीवाईक्यूज प्लस मिक्स में करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो पीवाईक्यूज प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच विल हेल्प यू इन द एग्जाम। तो रेशियो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी दो टर्म्स जिनको अगर आप कंपेयर करें, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम दो या दो से ज्यादा टर्म्स जब उनको आप कंपेयर करते हो उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो क्या बन जाती है? आपकी रेशियो। ठीक है, तो नंबर्स व्हेन आर कंपेयर्ड इन दिस सिंपलेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड रेशियो। अब रेशियो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रेशियो रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे P इज टू Q की फॉर्म में। यानी बेसिकली जो डिवाइड होता है, इस डिवाइड के सिंबल को आप इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो। यानी अगर दो नंबर्स रेशियो में लिखे गए तो आप P/Q की फॉर्म लिख सकते हो, या फिर P/Q ऐसे भी लिख सकते हो। तो जो इस टू साइन होता है, ये जो दो आपके डॉट्स वाला जो साइन होता है, ये रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मैंने भी आपको बताया कि नंबर्स को जब आप उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कंपेयर करते हो वो रेशियो कहलाता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कुछ भी हो सकता है, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि आपके पास किसी दो लोगों की हाइट, या दो लोगों की सैलरी, या वेट, या कोई भी ऐसे नंबर्स हो सकते हैं। तो लेट से मैंने दो नंबर्स अज्यूम करे कि एक आदमी है, बी दूसरा आदमी। ठीक है, तो लेट से कि ए का जो वेट है वो 80 केजीज है, बी का वेट लेट से 70 केजीज है। तो ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं, ये मैंने इनको रेशियो की फॉर्म में लिख दिया है, बट दिस इज नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म। मैंने क्या बोला था? रेशियो जो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर को डिवाइड करते जाओ, जितने तक वो कट सकता है, जहां वो पॉइंट में ना कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि रेशियो आपकी पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में नहीं होती है। रेशियो जो होती है आपकी कंप्लीट नंबर्स में होती है। ठीक है, जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं कंप्लीट नंबर्स में होगा। तो आपके पास रेशियो कभी भी फ्रैक्शंस में या पॉइंट्स में नहीं हो सकती। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड की, किसी से भी डिवाइड कर लेते हैं। लेट से मैंने 2 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 40, ये हो गया 35। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं। अब ये और डिवाइड हो सकता है ना, तो ठीक है और डिवाइड कर लेते हैं। कितना हो गया? 40 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे अगर 5 से डिवाइड करें तो 7 आ जाएगा। क्या अब और सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं। तो ये जो लास्ट में जो फॉर्म बची है, सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड रेशियो। ठीक है, अब पेपर में क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ना ये फॉर्म दे रखी होती है। ठीक है, सिंपलेस्ट वाली फॉर्म दे रखी है, बोला जाएगा कि दो लोग हैं, या तीन लोग हैं, चार लोग हैं, उनकी लेट से हाइट का रेशियो दे रखा है, उनकी सैलरीज का रेशियो दे रखा है, कुछ भी ऐसे करके। और रेशियो जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखी होगी आपको। ठीक है, आपको निकालना क्या होगा? आपको निकालने की उसकी एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या हुआ? बेसिकली अगर मैं समझूं कि ये जो 8:7 आया था, इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 40 और 35 बन जाएंगे?
बन जाएंगे, बिल्कुल बनेंगे। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 80 और 70 बन जाएंगे? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बन जाएंगे। तो यही इसके एक्चुअल वैल्यू, यानी कि आपको जो रेशियो दे रखी है उसको आपने किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे उसकी फॉर्म चेंज होकर कोई नया नंबर बना देगा, एक एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, ये रेशियो को पकड़ोगे और इसको किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, और वो नंबर क्या होगा? वो नंबर होगा एक यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू होती है। यूनिटरी मेथड हम यूज करेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले बताया यूनिटरी मेथड नाम का एक बेसिकली एक मेथड होता है जिसको हम यूज करेंगे टू सॉल्व आवर क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको कोई ज्यादा फॉर्मुलाज वगैरह नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको यूनिटरी मेथड की हेल्प से जो भी रिमेनिंग आपके अरिथमेटिक के चैप्टर्स होंगे, चाहे रेशियो है चाहे परसेंटेज है या जो भी वो चैप्टर्स होंगे, उनको हम विदाउट फॉर्मुला सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम फॉर्मुलाज नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मुला जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बताता रहूंगा, बट कोशिश ये रहेगी कि हम सिंपल सॉल्व करें, बेसिक समझ से सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसको किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो उसकी दूसरी फॉर्म आ जाए, नई जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी वो आ जाए। तो अगर मैं इसको 8 और 7 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका वो 80 और 70 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व करना। तो अब यूनिटरी मेथड कैसे यूज किया जाता है, वो वैल्यू कैसे आएगी, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं वहां पे आपको सिखा दूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना समझे कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या समझने वाली चीज है? अभी तक तो मैंने आपको बोला कि चलो a इज टू बी दे रखा है, लेट्स से कि मैंने बोला कि 4 इज टू 5 दे रखा है, और आपको अगर बोल दिया जाए कि a प्लस बी निकालो और a माइनस बी निकालो, आप निकाल सकते हो कैसे? बस इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके। देखो ऐसा होता है कि रेशियो जो होती है ना, इस लाइन को ध्यान से सुनना, ratios are not actual values, they are just representation of certain numbers। रेशियो जो होती है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, असली वैल्यू नहीं है। मैंने अभी बताया था ये 8 और 7 असली वैल्यू थोड़ी थी, हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तब जाके वो असली नंबर बना। तो रेशियोज आर नॉट एक्चुअल वैल्यूज, दे आर जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन नंबर्स। तो ये 4 और 5 जो है एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। अगर एक्चुअल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसके सामने मैं एक्स एक्स मान लूंगा, 4x और 5x। तो यहाँ पे जब a प्लस बी किया तो क्या हो गया, a की जगह पे 4x पुट कर दिया, b की जगह 5x पुट कर दिया। सिमिलरली 4x पुट कर दिया, 5x पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर से x कॉमन आ सकता है, नीचे से x कॉमन आ सकता है। अगर मैं ऊपर से x कॉमन ले लूँ तो क्या बच जाएगा अंदर, 4 + 5। नीचे से अगर x कॉमन ले लूंगा तो अंदर बच जाएगा 4 - 5, ये कट जाएगा डिवीजन में, तो x से x कट गया, क्या बच गया 4 + 5 डिवाइड बाय -1, ठीक है। तो आपके पास रेशियो कुछ इस तरीके से 9:-1 करके एक रेशियो बन गया। अब समझने वाली चीज क्या थी, मैंने यहाँ पे x क्यों यूज किया? x ये यूज करने के लिए दिखाया आपको कि यार x की कोई जो है वैल्यू होगी, वो मतलब इतना x को यूज करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, वो एट देन कट जाएगा, ठीक है। तो x का यूज जो होगा वो जहाँ पे जरूरी होगा मैं आपको बता दूंगा, जहाँ पे जरूरी नहीं है हम वहाँ पे x को अवॉइड करेंगे, हम x वगैरह भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि एट देन x वगैरह कट जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं कि मुझे निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी निकाल सकता हूँ मैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन 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 अगर यहाँ पे इनकी पावर्स वो अलग होंगी, लेट्स से कि a की पावर 1 है, b का क्यूब है, फिर नीचे a की पावर 3 है और b का स्क्वायर है, जहाँ पे पावर्स अगर अलग होंगी, यहाँ पे देखो पावर सबकी सेम थी 1 1 1 1, यहाँ पे पावर सबकी 2 थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस वाले केस के अंदर हमारी जो पावर्स है सबकी अलग अलग है। अगर पावर्स अलग अलग होंगी तो उस केस के अंदर आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते। रेशियो अगर आपको दे रखे तो रेशियो से आप सॉल्व नहीं कर सकते, एक्चुअल वैल्यूज दे रखी होगी तो अलग बात है, आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर आपको रेशियो दे रखे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों? उसका रीजन है, मैं वैल्यूज को अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा, लेट से a था तो a की पावर 1 यानी 4x की पावर 1, b का क्यूब, b क्या है यहाँ पे 5x, तो 5x यानी 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 एक्स क्यूब हो जाएगा। नीचे सिमिलरली आपके पास 64 एक्स क्यूब और b का स्क्वायर हो गया 25 एक्स स्क्वायर। अगर आप ऊपर से x कॉमन ले लोगे, ऊपर से क्योंकि x ही कॉमन आ सकता है, ऊपर से अगर आपने x कॉमन लिया तो बच गया 4 + 125, नीचे से अगर आपने x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बच गया 64x + 25। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे पास x जो है रिमाइंडर में बच गया, यानी x पूरा कटा नहीं है, x पूरा सॉल्व नहीं हो पाया। तो अगर x पूरा सॉल्व नहीं हो पाया तो यानी उस केस में मैं आंसर नहीं निकाल सकता। तो अगर ऐसा केस आएगा जहाँ पे पावर सेम नहीं होगी तो उस केस में आप क्या कहोगे, दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब इसका सोल्यूशन नहीं आ सकता, इस फंक्शन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, जो ऑप्शन होता है ना आपके पास, तो उसको आप चूज कर लेना कि इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है आपने। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आपके पास आता है कंबाइंड रिलेशन का, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको इजी रहेगा। कॉन्सेप्ट आता है कंबाइंड रिलेशन। कंबाइंड रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपके पास, आपको ये चीज समझनी है कि अभी तक मैंने क्या था, दो ही वेरिएबल्स दिए थे, वेरिएबल्स यानी ए बी सी डी सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर a टू बी मैंने दिया है 4:5, अब मैं अगर वेरिएबल बढ़ा दूं, लेट से मैंने एक और इक्वेशन बना दी यहाँ पे कि b:c, लेट से इसको 5 नहीं रखते हैं,
ठीक है, इसको रख लेते हैं चलो 6:7। ठीक है, तो मैंने A:B रखा 4:5, B:C रखा 6:7, ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है और मुझे बोला जा रहा है कि A:B:C ये निकाल दो। ठीक है, मेरे को A:B और B:C ये दो चीजें दे रखी हैं और मुझे ये निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालूंगा मैं? यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। दोनों इक्वेशन में देखो कि वेरिएबल कौन सा रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखो ऊपर भी बी आ रहा है, नीचे भी बी आ रहा है, तो जोन सा वेरिएबल रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। मैं जब एक बार ही कह रहा हूँ कि लेट से ये सारी वैल्यूज है रुपीज है, मैं बोलता हूँ कि ए जो है एक दिन का 4 रुपए कमाता है, बी जो है एक दिन का 5 रुपए कमाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं बोल दे रहा हूँ कि बी 6 रुपए कमाता है, सी 7 रुपए कमाता है। जब मैं पहली स्टेटमेंट मैंने बोला कि बी 5 कमा रहा है, दूसरी स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ सी 6 कमा रहा है, और सॉरी बी 6 कमा रहा है, तो अगर मैं अपनी ही वैल्यू पे जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं सेम नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक बार बोल रहा हूँ कि बी 5 कमाता है, एक बारी बी जो है 6 कमाता है, तो मैं अपनी बात पे ही नहीं टिका। तो यहाँ पे गलत क्या हो गया कि जो बी है जो रिपीट हो रहा है उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। उसकी वैल्यू को सेम कैसे कर सकते हो? यहाँ पे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप बी की वैल्यूज का एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लीस्ट काउंट मल्टीपल, आई होप इतना बच्चों को पता होगा। ठीक है, नहीं पता होगा तो आगे चल के समझ आ जाएगा वो भी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एलसीएम नाम की एक चीज होती है, तो बी जो होगा यहाँ पे एलसीएम हो सकता है। दूसरी चीज क्या हो सकती है? बी अगर एलसीएम के सॉल्व करना चाहो तो एलसीएम सॉल्व कर सकते हो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? नीचे वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तो लेट से मैंने नीचे वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई किया। कौन सी वैल्यूज को? जो बी की वैल्यूज है, ताकि बी सेम हो सके। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 6 4 24, 6 5 30, ये था A:B। B:C में मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 6 5 30 एंड 7 5 35। अब होगी वैल्यू सेम, बी पहले भी 30 था, बी अब भी 30 है, यानी कि जो वेरिएबल रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो A:B:C की A की वैल्यू 24 है, बी की 30 है, सी की 35 है। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको और दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं? एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है उल्टा एन कॉन्सेप्ट। ठीक है, उल्टा एन का मतलब क्या हुआ? आपने इंग्लिश जो अल्फाबेट्स होते हैं उसमें कैपिटल एन देखा है, कैपिटल एन कुछ इस तरीके से होता है, इसको उल्टा कैसे ड्रॉ करोगे? आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे अगर मेरे को उल्टा एन कॉन्सेप्ट लगाना है? तो सॉल्व करते हैं इसको। मेरे पास वही क्वेश्चन लेते हैं, A:B 4:5 दे रखा था, B:C आपको 6:7 दे रखा था। आपने क्या करना है? आपने यहाँ पे उल्टा एन ड्रॉ करना है। ठीक है, उल्टा एन ड्रॉ करना है, छोटे छोटे ना एरोज बना लो ऐसे। अब जहां जाइए एरो जाता जा रहा है वहां मल्टीप्लाई करते जाओ। 4 से 6 की तरफ आया तो 4 6 जा 24, फिर 6 से 5 की तरफ गया 6 5 जा 30, फिर 5 से 7 की तरफ आया 5 7 जा 35। तो हो गया आपके पास आंसर एक ही बारी में, है ना? तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने उल्टा एन कॉन्सेप्ट लगाया। उल्टा एन कॉन्सेप्ट का बस इतना सिंपल सा मतलब है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी दो इक्वेशंस दे रखी हैं जिनके अंदर जो वेरिएबल है वो रिपीट हो रहा है बट उसकी वैल्यू सेम नहीं है, तो उस केस में आप उनके बीच में उल्टा एन ड्रॉ करो और जहां जहां वो एरो जाता जाए मल्टीप्लाई करते जाओ और आपका आंसर बन जाएगा इस तरीके से। इसकी एक छोटी सी लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या होती है कि जो वेरिएबल रिपीट हो रहा है वो स्लांट साइड पे होना चाहिए, यानी कि जो आपके पास ये उल्टा एन बन रहा है तो जो वेरिएबल रिपीट हो रहा है ना वो इस साइड पे होना चाहिए, स्लांट साइड पे। ठीक है, तो कभी भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं होना चाहिए, स्लांट में होना चाहिए। अगर स्ट्रेट में होगा तो आप लगा नहीं पाओगे। ठीक है, तो लेट से अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को दे रखा है एक जगह पे B:A 5:6 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है B:C लेट से 7:8, ऐसे कुछ करके अगर मेरे को दे रखा है, यहाँ पे आप उल्टा कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। कैसे लगाओगे? अगर लगाना है तो लगा सकते हो। कैसे? उसको वैल्यू जो वैल्यूज है उसको सही तरीके से रख के, यानी कि मेरे को A:B को अगर मैं ऐसे लिख दूं 6:5 और B:C तो मेरा 7:8 है, हो गया। यहाँ पे जो वेरिएबल रिपीट हो रहा था वो कहाँ पे आ गया? स्लांट साइड पे आ गया। अब आप लगा सकते हो। तो ऐसे केसेस में इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग रेशियो की रेशियो होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा। पहला एक बेसिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मतलब एक रेशियो दी जाएगी, उसके अलावा कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन बोला जाएगा कि यार A:B:C जो रेशियो दे रखी है इनका सम इतना होता है, इनका डिफरेंस इतना होता है और मुझे एक्चुअल वैल्यूज बता दो। बेसिक क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है बैग्स एंड कॉइन्स के क्वेश्चन आते हैं। बैग्स एंड कॉइन्स क्वेश्चन क्या होते हैं? आपको बोला जाएगा एक बैग है जिसके अंदर कुछ सिक्के पड़े हुए हैं, 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए या कुछ भी ऐसे रेट से 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपीज के सिक्के, 2 रुपीज के सिक्के, और मुझे पूछा जाएगा 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, कुछ भी ऐसे करके रैंडम आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा तीसरी टाइप आपके पास होती है जिसके अंदर आपके पास एजेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आपको बोला जाएगा कि दो लोग हैं, उनकी प्रेजेंट एज इतनी है, फ्यूचर में इतने के हो जाएंगे, तो प्रेजेंट एज की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, मतलब रेशियो दे रखे होंगी और एक्चुअल वैल्यूज आपको निकालनी होंगी।
ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं आपके पास। उसके अलावा इनकम एक्सपेंडिचर होता है, मिक्सचर के क्वेश्चन आते हैं, वो सारा जो है रेशियो के अंदर ही कवर किया जाता है। रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर है, उसी में सारा आपका कंबाइंड होकर क्लब होकर कवर करवाऊंगा मैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, मैं भी करता जाऊंगा। पहले एक दो क्वेश्चन आप देखना, उसका थर्ड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना कि आप लोग भी साथ साथ सॉल्व करो। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करें, दैट इज अ बेसिक टाइप। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझो, क्वेश्चन को डील कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। द रेशियो बिटवीन थ्री नंबर्स इज 3:7:11। जो भी काम की इंफॉर्मेशन आपको लगे उसको निकाल के लिख लो। तो मैंने लिख लिया। वो बोल रहा है रेशियो बिटवीन थ्री नंबर्स, तीन नंबर्स, मैंने तीन नंबर्स मान लिए, ए बी सी। वो कह रहे हैं इनके बीच की रेशियो देखिए 3:7:11। द रेशियो बिटवीन थ्री नंबर्स इज 3:7:11। मैंने रेशियो निकाली, ए बी सी कितना है, 3:7:11। फिर आगे क्या बोल रहा है, इफ डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर इज 96। आगे क्या बोल रहा है, इफ डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। तो डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा नंबर, लीस्ट यानी सबसे छोटा नंबर, उनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 96। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 11। सबसे छोटा नंबर आपको क्या दिख रहा है, 3। तो 11 और 3 का डिफरेंस कितना हो गया, 8। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। बट वो कह रहा है 8 नहीं, कितना होना चाहिए, 96 होना चाहिए, यही बोला उसने। आपने क्या किया, आपने रेशियो को निकाल के लिखा। जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको बोला गया था, आपने पहले वो अपनी रेशियो अप्लाई किया। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम वगैरह, ये सारी चीजें क्या होते हैं, आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बोला गया आपने पहले अपनी रेशियो पे लगाना है। तो मैंने क्या किया, डिफरेंस किया। डिफरेंस किसका किया, सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर क्या था यहाँ पे, 11। सबसे छोटा नंबर क्या था यहाँ पे, 3। इनका डिफरेंस कितना आया हमारे पास, 8। बट वो क्वेश्चन में कह रहा है 8 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 96 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास पिक्चर में आएगा क्या, यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड कैसे लगाते हैं, यूनिटरी मेथड में हम कंसीडर करते हैं कि इतनी यूनिट्स, यानी जो 8 यूनिट्स है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस 96 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही हुआ ना कि मेरा आया 8, बट 8 नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था 96। यानी कि 8 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी, 96। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो आप, कितना आ जाएगा, 96 डिवाइड बाई 8 विच मेक्स इट 12। तो आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। सारा क्वेश्चन जो है आपका रिवॉल्व करेगा इस 1 यूनिट की वैल्यू के आसपास। ठीक है, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना उन नंबर्स के साथ जो आपको फाइंड करने को बोला गया, मतलब जिसकी भी एक्चुअल वैल्यू निकालने को बोला गया उससे मल्टीप्लाई कर दो। सबसे मल्टीप्लाई मत करना, अगर आपसे सबको नहीं मांगा गया, हो सकता है किसी एक का मांगा जाए, हो सकता है किसी दूसरे का मांगा जाए, तो लिमिटेड नंबर से मल्टीप्लाई करना जो आपसे मांग लीजिए। तो मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू है 12। उस 1 यूनिट की वैल्यू को मैं क्या करूँ, मुझे क्या मांगा गया, फाइंड ऑल द थ्री नंबर्स। तो तीनों नंबर्स निकालना है, तीनों से ही मल्टीप्लाई कर दो। 12 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। 12 3 जा होता है 36, 12 7 जा होता है आपके पास 84, 12 इंटू 11 होता है 132। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 36, 84, 132। इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि आप डेटा निकाल के लिखो, फिर जो भी मैथमेटिकल ऑप्शन आपको बोला जाए उसको अपनी रेशियो में अप्लाई कर दो। फिर देखो कि आपका आंसर आ कितना रहा है और आना कितना चाहिए। मेरा आ रहा है 8, आना चाहिए 96। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली है आपने और जो मांगा जाए वहां मल्टीप्लाई कर दो। 1 यूनिट की वैल्यू को, सारा कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है, आपको बस यही समझना है कि 1 यूनिट की वैल्यू को कैसे यूज करना है। कि 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, जहां मांगा जाए वहां मल्टीप्लाई कर दो। ये समझ गए तो आगे आपके जो 10 चैप्टर है पूरे के पूरे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बस ये समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ज्यादा टाइम दिया है कि आप इस चीज को समझ पाओ। तो 8 है, होना चाहिए 96, आपने निकाल दिया। ठीक है, चलो आई होप समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो इस वीडियो को, और कमेंट करके बताना मुझे आफ्टर यू सी द होल वीडियो। पूरी वीडियो एक बार जब देख लोगे उसके बाद मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। लास्ट में मैंने कुछ होमवर्क भी दिया है आप लोगों के लिए, तो उस होमवर्क को प्रैक्टिस करना आप लोग, और उसके आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में डालना। मैं आपको रेक्टिफाई कर दूंगा कि ओके आपने सही किया है या गलत किया, तो आंसर हम टैली कर लेंगे। तो आप जो भी आंसर्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में करके बताना, और कैसी लगी वीडियो मुझे बताना, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। चलो, सेकंड थिंग इज, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 7:5। वो क्या बोल रहा है, एक स्कूल है जिसके अंदर लड़के और लड़कियां, उनकी रेशियो दे रखी है कितनी, 7:5। तो मैंने लिखा बॉयज इज टू गर्ल्स 7:5। अब क्या बोल रहे हैं, इफ देयर आर 2400 स्टूडेंट्स इन स्कूल। देखो उसने डायरेक्टली चीज नहीं यूज करी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओ, उसने क्या बोला, इफ देयर आर 2400 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अगर उस स्कूल के अंदर 2400 बच्चे हैं, स्कूल के अंदर 2400 बच्चे यानी कि लड़के प्लस लड़कियां मिला के
2400 है। तो यहाँ पे उसने प्लस करने को डायरेक्टली नहीं बोला, बट इनडायरेक्टली उसका मतलब यही है कि इफ देर आर 2400 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, अगर उस स्कूल के अंदर 2400 बच्चे हैं तो 2400 बच्चे यानी लड़के प्लस लड़के मिलाकर 2400 होना चाहिए। मेरे लड़के हैं 7, ये 7 जो है बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मैं कह रहा हूँ कि 7 लड़के हैं 5 लड़कियां, 7 + 5 कितना हो गया 12। तो मेरे हिसाब से उस स्कूल के अंदर 12 बच्चे पढ़ रहे हैं, बट क्वेश्चन में कह रहा है 12 नहीं है, कितने हैं 2400, तो मेरा है 12, होना कितना चाहिए 2400 होना चाहिए। तो यहाँ से अब मैंने देखो, मैं डायरेक्टली बार बार यूनिटरी मेथड में यूज नहीं करूँ, उस तरीके से यूज नहीं करूंगा, मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा कैसे, कि मेरा है 12, होना कितना चाहिए, उसको ऐसे ना एरो करके नीचे लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस का साइन, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, इसको सिंप्लीफाई किया कितना आ गया 200। ये जो वैल्यू है ये क्या आया, ये 1 यूनिट की वैल्यू आई है। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200। अब निकालना कि मुझे फाइंड हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, कितनी लड़कियां हैं, तो जो मांगा गया उससे मल्टीप्लाई कर दो। मैंने यहाँ पे 200 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। मेरा आंसर कितना आ गया, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आर 1000। ठीक है, अगर मेरे को बॉयज निकालना तो बॉयज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो मांगा है बेसिकली उसी से मल्टीप्लाई करना, टाइम वेस्ट मत करना। तो 1400 यहाँ पे आ गया। इस तरीके से सिंपली सॉल्व करना है कि जो आपके पास क्वेश्चन में बन रहा है नंबर, जो भी आपने रेशियो पे जो मैथमेटिकल इक्वेशन लगाया है उसके थ्रू जो भी नंबर बना उसको रखा ऊपर एरो करके, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है, गिवन वाला नंबर नीचे रख दिया, क्रॉस का साइन, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, जो भी नीचे वाली वैल्यू होगी, और ऊपर वाली वैल्यू नीचे, ऐसे क्रॉस में करके लिख दिया। और बस यहीं से डिवाइड करना, सीधा सीधा 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, उसको डायरेक्टली यूज करना। बार बार वो मत करना कि 12 यूनिट्स की वैल्यू, मतलब आप कर सकते हो इनिशियल प्रैक्टिस स्टेज में, लेकिन जब पेपर में जाओगे तो इस चीज पे टाइम पास मत करना। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारे पास जो है 120 मिनट होते हैं 125 क्वेश्चन करने के लिए। अगर आप एफकेट का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट होते हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए, तो हर एग्जाम में कुछ लगभग इसके आसपास ही रहता है। तो एक क्वेश्चन के लिए अराउंड अराउंड 1 मिनट मिलता है आपको, 1 मिनट से प्लस माइनस कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है, तो 1 मिनट मिल रहा है आपको। तो आप ये सब टाइम पास अगर करोगे तो आप विद इन टाइम आप अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, है ना। सो कोशिश ये करनी है आप लोगों ने कि जो जितना सिंपल हो सकता है उनको उतना सिंपल तरीके से आप सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है 200 आई, उस 200 को उठाया और आपने मल्टीप्लाई किया। तो आप इस तरीके से लिख के करना चाहते हो या फटाफट ऐसे माइंड में करना चाहते हो, क्रॉस का साइन लगाया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, और आपका जो है 1 यूनिट की वैल्यू है जो मांगा जाए वहां पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर जो है आपका 1000 आया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 105। 3 नंबर्स हैं उनका सम दे रखा है 105। अभी फिलहाल के लिए डेटा यूज नहीं कर सकता जब तक रेशियो नहीं मिलती मेरे को। फिर आगे क्या बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 2:3। पहले नंबर और दूसरे नंबर के बीच में रेशियो दे रखे 2:3, एंड दैट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 4:5। तो मैंने बोला कि फर्स्ट नंबर है ए, सेकंड नंबर है मेरे हिसाब से बी, और थर्ड नंबर है लेट्स से। ठीक है, राइटिंग को इतना ज्यादा वो मत देखना, आप लोग कोशिश करना जितना समझ आ सके समझो। ठीक है, राइटिंग तो मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ तो आपको समझ आ जाएगा, थोड़ा सा राइटिंग में भी क्लियरली आ नहीं रही यहाँ पे, कोई बात नहीं। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। सो आपके पास क्या आ गया, ए इज टू बी आपके पास कितना आ गया 2:3। ठीक है, उसके अलावा क्या बोल रहा है, सेकंड एंड थर्ड नंबर के बीच की रेशियो, सेकंड नंबर है बी, थर्ड नंबर है सी, इनके बीच की रेशियो दे रखे 4:5। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे, कंबाइंड रिलेशन कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्यों यूज होगा, मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास दो रेशियोज दे रखी हो, उसके अंदर कोई वैल्यू रिपीट हो रही हो, कोई वेरिएबल रिपीट हो रहा है बट उसकी वैल्यू अगर सेम ना हो, तो उस केस में उसको सेम किया जाता है। यहाँ पे देखो बी दोनों में रिपीट हो रहा है बट बी की वैल्यू दोनों में अलग है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, या फिर उल्टा एन कॉन्सेप्ट लगा देते हो। तो मैं उल्टा एन कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, यहाँ पे उल्टा एन बनाया, ठीक है, और जहां से एरो जाते जा रहे हैं वहां मल्टीप्लाई करते जाऊंगा, तो ये रेशियो एक कंबाइंड रेशियो आ जाएगी मेरे पास। 2 से 4 की तरफ, तो 4 2 8, फिर 12, और फिर 5 3 15। तो यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, एक कंबाइंड रेशियो निकाल ली। अब क्या करूंगा मैं, अब जो मेरे को डेटा दे रखा है उसका यूज करूंगा कि क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 105। तीनों नंबर्स का सम 105 होना चाहिए। तो तीनों नंबर्स को ऐड अप किया, 8 + 12 कितना हो गया 20, 20 + 15 इज 35। तो मेरे हिसाब से जो टोटल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 35 होना चाहिए, बट क्वेश्चन में कह रहा है 35 नहीं, कितना है 105 है। ठीक है, मैंने जब जो मैथमेटिकल इक्वेशन था अपनी रेशियो पे अप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 35, बट क्वेश्चन में 35 नहीं, कितना होना चाहिए 105 होना चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, 105 डिवाइड बाई 35। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। मेरी 1 यूनिट की वैल्यू का आंसर आ गया 3। अब क्या करूंगा, इस 1 यूनिट की वैल्यू को जो मांगा जाए वहां से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मांगा गया मेरे पास, सेकंड नंबर मांगा गया, तो सेकंड नंबर मल्टीप्लाई करता है, तो 12 3 जा 36। मेरा आंसर कितना आ गया
36 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। कोई भी इशू अगर आपको होगा, कोई भी डाउट आपको होगा तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब आप लोग भी ट्राई करो, है ना, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग भी कोशिश करो कि अब कैसे सॉल्व करें, क्योंकि जब तक आप मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप पेपर में जाके भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कोशिश ये करनी है कि जितना मैं करवाता जा रहा हूँ साथ साथ आप भी नोटबुक लेके बैठो, पॉपकॉर्न लेके नहीं बैठना, नोटबुक लेके बैठो, उस पर सॉल्व करो और थोड़े से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह भी आप सॉल्व करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला जा रहा है, इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसमें 49 स्टूडेंट्स है, द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इज 4:3। तो यहाँ पे अभी तक तो इतना क्वेश्चन समझ आ गया, एक स्कूल है या क्लास है, क्लास के अंदर 49 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उसमें गर्ल्स और बॉयज की रेशियो आपको दे रखी है कितनी, 4:3, यानी कि वो कह रहा है कि 4 लड़कियां पढ़ रही है, 3 लड़के पढ़ रहे हैं। तो इन टोटल कितने बच्चे हो गए मेरे पास, 7 बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, कि 4 लड़कियां हैं 3 लड़के, इन टोटल मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, मेरे हिसाब से जो मेरी रेशियो है उसके हिसाब से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। बट क्वेश्चन वगैरह 7 नहीं, उस क्लास में कितने बच्चे हैं, 49 स्टूडेंट्स है, तो मेरे हिसाब से 7 है, होना कितना चाहिए, 49। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो कैसे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे करके, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपकी निकली कितनी, 7 आ गई। अब मल्टीप्लाई कर लो, दोनों की वैल्यू आ जाएगी, 7 3 28, 7 3 21, यानी मुझे पता चल गया उस स्कूल के अंदर या उस क्लास के अंदर 28 गर्ल्स हैं और 21 बॉयज हैं, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। हमने 1 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू निकलेगी उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 28 एंड 21। अब क्या होगा, इफ 4 गर्ल्स लीव द क्लास द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज वुड बी, अगर 4 लड़कियां क्लास को छोड़ के चली जाएंगी, 28 थी, 4 इसमें चली गई, तो 28 में 4 चली गई तो कितनी बच गई, 24 लड़कियां बच गई। तो अब वो कह रहा है कि लड़कियों और लड़कों की रेशियो बता दो। ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स की रेशियो बतानी है, तो बॉयज तो सेम रहे, बॉयज तो कोई नहीं गया, लड़कियां चली गई 4। तो मेरे पास इसको सिंप्लीफाई कैसे, रेशियो क्या, तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 24:21 आंसर करके मत आ जाना, गलत हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करेंगे 3 की टेबल में जाएगा 8 पे, 3 की टेबल में जाएगा ये 7 पे, तो ये मेरा आंसर होगा, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 8:7। तो सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम्स में ही आ रखे क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कभी नहीं आया हो, तो मैं सारे क्वेश्चन वही उठाए हैं जो पास्ट ईयर्स में आपके आ रखे हैं, ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ कि ओके इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। मुश्किल नहीं है, एक एक लाइन के एक एक स्टेप के क्वेश्चन होते हैं। अभी देखो स्टार्ट है, विद टाइम विद प्रैक्टिस आप जो है ओरली भी करने लग जाओगे, क्वेश्चन मैथ्स जो है ओरली भी होने लग जाती है, बट टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, if three positive numbers are in the ratio of 2, ratio 3, ratio 5 and the sum of their squares is 1,368, आपके पास 3 नंबर्स रेशियो में दे रखे हैं, तो मैंने 3 नंबर्स माने A B C, किस रेशियो में दे रखे हैं, 2:3:5, यहाँ तक तो लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम, यानी इंडिविजुअल वैल्यूज के स्क्वायर का सम। यहाँ पे देखो मैं ना एक्स जानबूझ के यूज करूंगा ताकि आपको एक चीज समझा पाऊँ। ठीक है, तो मैंने बोला कि एक जो है 2x है, बी जो है 3x है, सी जो है 5x है। मैंने x क्यों लगाया, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, दीज आर जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन नंबर्स, तो x हम लगा सकते हैं। हम नहीं लगाते क्योंकि हमें यूज नहीं लगता, वो एट द एंड कट जाता है, लेकिन इस केस में यूज होगा, इसलिए मैं लगा के आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इन केसेस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला उसने, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इनका सम, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये करना है मेरे को। तो ए स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, बी स्क्वायर करूंगा तो 9x स्क्वायर, सी स्क्वायर करूंगा तो 25x स्क्वायर। कितना हो जाएगा आपके पास, 4 प्लस 9 आपके पास हो जाएगा 13, 13 प्लस 25 इज 38, ये कितना हो गया 38x, यानी कि जब इनको ऐड किया तो मेरे हिसाब से मेरे पास आ रहा है 38x स्क्वायर। बट क्वेश्चन में क्या कितना होना चाहिए, 38x स्क्वायर नहीं, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1,368, जो 38x स्क्वायर है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1,368 होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का रखा साइड पे, 1,368 डिवाइड पे 38, इसको जब आप डिवाइड करोगे ना ये आपके पास चला जाएगा 36 पे। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 36 पे कट जाएगा। अब अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर यहाँ पे जाएगा रूट बन जाएगा, यहाँ पे रूट 36 यानी कि प्लस माइनस 6 आएगा, बट हम प्लस का ही 6 लेंगे क्योंकि हमारे को वैल्यू प्लस में ही देनी है। ठीक है, माइनस वाली हम नहीं देंगे, प्लस वाली वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। एक्स की वैल्यू अगर 6 आ गई, आपने क्या करना है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स, अब नंबर्स का सम निकालना है। तो एक्स की वैल्यू को सब जगह पुट करा, 6 2 12, 6 3 18 एंड 6 5 30, सबको पुट करके आपने एक्चुअल वैल्यूज निकाल ली। अब इनका सम मांगा गया, इनका सम कर दो,
12 प्लस 18 इज 30, 30 प्लस 30 इज 60, तो आपका आंसर कितना आ गया 60। तो क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन समझते जाओ कि आपको पहले बोला गया कि 3 नंबर्स उनकी रेशियो दे रखे हैं, तो 2 3 5 मैंने रेशियो निकाल के लिख ली। एक्स इसलिए लगाया क्योंकि एट दैट मुझे पता है ये जो स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो वहां पे जाके वो रूट बन जाएगा, यानी कि जो ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको आप गलती से 36 को ये यूनिट की वैल्यू मत मान लेना, हमारी जो 1 यूनिट की वैल्यू होती है वो एक्स होती है, एक्स स्क्वायर नहीं होती। तो यानी ये एक्स स्क्वायर जो है ना, इसको आपको एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप यूज कर सकते हो। तो किस तरीके से आपने यूज किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, वैल्यूज पुट करी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लगाई और अकॉर्डिंगली आपने सॉल्व करके फिर जो मांगा गया आपने वहां पे पुट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आई होप समझ आ गया होगा। बेस्ड ऑन इट कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने लास्ट में पीडीएफ के डाले हुए हैं, आप लोग उनको प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना, कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताया था नेक्स्ट बहुत सारे टाइप्स हैं, इनके अंदर मैंने चैप्टर वाइज टाइप वाइज सेग्रीगेट कर रखा है चीजों को, हम टाइप वाइज ही पढ़ेंगे। मैं ऐसे होच पोच में पढ़ाऊंगा तो आपको दिक्कत होगी कि पहले कभी ये जैसा क्वेश्चन उठा लिया, फिर कभी मिक्सचर का क्वेश्चन उठा लिया, तो उससे दिक्कत होती है। तो मैंने चैप्टर को सेग्रीगेट कर रखा है अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स, हम टाइप वाइज ही पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ऐसा कहीं भी किसी बुक में आपको सेग्रीगेटेड नहीं मिलेगा, जहां भी आप प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे आपको छाट के खुद सेग्रीगेट करके फिर सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एजिस के। एजिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एजिस कॉन्सेप्ट समझाते हुए आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई दो लोग हैं, दो लोग यानी कि लेट से मैं और आप, मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी 25 ईयर्स का हूँ, आप 20 ईयर्स के, कोई भी, ठीक है, एक रैंडम नंबर हमने अज्यूम कर लिया है। तो मैं अगर 25 साल का हूँ, आप 20 साल के, तो हमारे बीच में आज जो है एज का गैप 5 साल का गैप है, मैं आपसे 5 साल बड़ा हूँ। आज से 5 साल बाद भी मैं आपसे 5 साल ही बढ़ा रहूंगा, आपसे 20 साल बाद भी मैं आपसे 5 साल ही बढ़ा रहूंगा, ऐसा ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी एज बढ़ती जाएगी आपकी एज रुक जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी और आपके पापा की एज के बीच में मैंने मान लिया 10 साल का गैप है, तो आज से अगर 20 साल बाद आप देखोगे तब भी 10 साल का गैप रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा आपके पापा की एज बढ़ती रहेगी और आपकी एज उतनी ही रहेगी, नहीं, है ना। यही होता है कि एज जो होती है उसका जो गैप होता है वो हमेशा सेम रहता है, क्योंकि अगर आप बढ़ रहे हैं तो सामने वाला बंदा की एज भी एड अप हो रही है, वो सेम नहीं रह रही, कांस्टेंट नहीं रह रही, वो भी इंक्रीज होती रहेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना आपने। तो इसमें सिंपल से ध्यान है कि अगर कोई भी लोग हैं उनके बीच में जो भी एज का डिफरेंस होगा, जितना आज है उतना ही 10 साल बाद 20 साल बाद भी उतना ही रहेगा। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। आपके पास पेपर के अंदर होगा, बोला जाएगा कि दो लोग हैं, एट प्रेजेंट उनकी एज का रेशियो ये दे रखा है, इन फ्यूचर उनकी एज का रेशियो ये हो जाएगा। एज का रेशियो दे रखा है, एक्चुअल वैल्यूज नहीं दे रखी, एक्चुअल वैल्यूज निकालनी होगा। बोला जाएगा कि इस बंदे की एज बता दो कितनी होगी आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद कितनी होगी, तो ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:5। दो लोग हैं, उनकी रेशियो दे रखी है एजेस का कितना, 2:5। तो मैंने यहाँ पे लिखा साइड पे प्रेजेंट, बेसिकली प्रेजेंट एज कितनी दे रखी है, 2:5। क्या बोल रहा है, आफ्टर 8 ईयर्स देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 1:2। आज से 8 साल बाद, ठीक है, आज अभी प्रेजेंट में चल रहा है 2024, 2024 से 8 साल बाद, आज से 8 साल बाद उनकी जो एजेस होगा वो इस रेशियो में आ जाएगा। तो मैंने लिखा आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है। तो एट प्रेजेंट उनकी जो एजेस था वो 2:5 की रेशियो में, बाद में कितना हो जाएगा, 1:2 की रेशियो में आपके पास हो जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस, ये सब आपको निकालना है। तो फिलहाल इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखो हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है ये, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने लेना है हॉरिजॉन्टल डिफरेंस। फर्स्ट स्टेप इज हॉरिजॉन्टल डिफरेंस, सेकंड स्टेप इज वर्टिकल डिफरेंस। क्या है इसका मतलब समझाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि ए जो है एट प्रेजेंट 2 साल का है, बी जो है एट प्रेजेंट 5 साल का है। ए 2 साल का है, बी 5 साल का है, इनके बीच में एज का जो डिफरेंस है कितना है, वो 3 साल का गैप है। 8 साल बाद ए जो है वो 1 साल का हो जाएगा, बी जो है 2 साल का हो जाएगा, इनके बीच में एज का गैप कितना हो गया, 1 साल का हो गया। क्या ये पॉसिबल है कि किसी दो लोगों के बीच में अगर एज का गैप आज 3 साल का है, तो आज से कुछ टाइम बाद क्या उनकी एज का गैप चेंज हो जाएगा, नहीं। अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर दो लोग हैं उनके बीच में अगर आज एज का गैप 8 साल है, तो आज से 10 साल बाद भी उनके एज का गैप 8 साल ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, या बेसिकली डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस को सेम कैसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई कर दी। जब 1 से मल्टीप्लाई करो तो सबको मल्टीप्लाई करना आप, ठीक है। तो नई रेशियोज निकल के आएगी आपके पास 2:5, 1 से तो सेम ही रहेगा, है ना। 3 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3:6। तो क्या अब इनके बीच का जो एज का गैप है वो सेम हो गया। टू पहले 2 साल का था, बी 5 साल का था, उनके बीच में 3 साल का गैप है।
बाद में ए 3 साल का हो जाएगा, बी 6 साल का हो जाएगा, उनके बीच में फिर से 3 साल का गैप आ गया, यानी कि एज का गैप हमारा सेम हो गया। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज वर्टिकल डिफरेंस। वर्टिकल डिफरेंस क्या होता है? वर्टिकल यानी कि ऐसे, अभी ए 2 साल का है, आज से 8 साल बाद 3 साल का होगा, क्या है पॉसिबल है? कोई इंसान अगर अभी 2 साल का है तो आज से 8 साल बाद उसकी उम्र 8 साल बढ़ जाएगी, 10 साल का हो जाएगा, बट ये तो कह रहा है 3 साल का हो रहा है, गलत हो गया। सिमिलरली बी, अगर बी आज 5 साल का है, आज से 8 साल बाद 6 साल का होगा क्या? नहीं। ऑब्वियसली 5 में अगर 8 जोड़ोगे आप 13 साल का होना चाहिए, बट ये तो 6 कह रहा है, यानी कितना साल बड़ा हो रहा है? 2 था 3 हो गया, 1 साल बड़ा हुआ। सिमिलरली 5 साल का था बी, 6 साल का हो गया, 1 साल बड़ा हो गया, बट क्वेश्चन कह रहा है एक का गैप नहीं आना चाहिए, हमारा तो एक का गैप आ रहा है, वो कह रहे हैं एक का गैप नहीं आना चाहिए, 8 साल का गैप आना चाहिए, क्योंकि अगर दो इंसान है 8 साल बाद अगर आप देखो तो 8 साल का डिफरेंस आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आ रहा है एक का डिफरेंस होना चाहिए, 8 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, 8 आ गया, बस 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। अब जो आपसे मांगा जाए उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। उनसे बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एजेस का डिफरेंस मांग रहा है, तो प्रेजेंट एज निकाल लो पहले। तो 1 यूनिट की वैल्यू को पहले आपने मल्टीप्लाई किया, 8 टू ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40, और इनका क्या मांगा गया? डिफरेंस मांगा गया। तो डिफरेंस कितना हो गया इनके बीच में? 24। तो आपका आंसर कितना आ गया? 24। ठीक है, तो 24 इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ पे, ए और बी दो लोग थे। सबसे पहले मैं स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल डिफरेंस, वर्टिकल डिफरेंस, दो स्टेप्स है बस। हॉरिजॉन्टल डिफरेंस देखा आपने, क्या डिफरेंस सेम है? अगर डिफरेंस सेम है वेल एंड गुड, अच्छी बात है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो मैं सेम बनाऊंगा। सेम कैसे बनाऊंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर एलसीएम लेके मैं इस तरीके से कुछ ना कुछ करके उसको डिफरेंस को सेम बनाऊंगा। जैसे डिफरेंस मेरा सेम हो गया, मेरे पास कुछ नई रेशियोज निकल के आएंगी, उन नई रेशियोज के साथ फिर मैंने क्या किया, मैंने वर्टिकल डिफरेंस चेक किया। फर्स्ट स्टेप इज हॉरिजॉन्टल डिफरेंस, मेरे को डिफरेंस सेम करना है। डिफरेंस अगर सेम है अच्छी बात है, पहला स्टेप कंप्लीट। वर्टिकल डिफरेंस, वर्टिकल डिफरेंस मैंने वर्टिकली डिफरेंस चेक किया, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा तो मैं बनाऊंगा। कैसे? 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा। जैसे मेरा यहाँ पे डिफरेंस आया था 1 साल का, होना चाहिए था 8 साल का। कभी कभी ये डिफरेंस सेम भी मैच कर जाता है कि क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 3 साल बाद इतने साल का होना चाहिए और मेरा भी 3 का गैप आ रहा है, तो ऐसा हो जाता है, सेम आ जाता है। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी मेरी, कि मेरा आ रहा है 1 साल का गैप, आना चाहिए 8 साल का गैप। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाली, जो मांगा गया वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, हो सकता है देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, मुश्किल नहीं है। एक बाय स्टेप समझना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ठीक है, डिफरेंस को आपने चेक करना है कि डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप यहाँ पे दूसरा मेथड भी आपको सिखा देता हूँ, जस्ट इन केस अगर आप उससे करना चाहो तो आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो लेट से मेरे पास ये डेटा दे रखा था, तो मैंने इसको 2x मान लिया, इसको 5x मान लिया। ठीक है, ये डेटा देखने को आसान लगेगा, इस तरीके सॉल्व करने का आसान रहेगा आपके लिए, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ए की एज आज 2x है, ठीक है, बी की एज अभी 5x है। 8 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या हो जाएगा? तो 8 साल बाद यानी कि इसमें भी 8 ऐड हो जाएगा, इसमें भी 8 ऐड हो जाएगा। यही कह सकते हैं कि ए की प्रेजेंट एज में अगर मैं 8 ऐड कर दूं तो ए की फ्यूचर वाली एज आ जाएगी, बी की प्रेजेंट एज में अगर मैं 8 साल ऐड कर दूं तो बी की फ्यूचर एज आ जाएगी। तो बेसिकली इन दोनों वैल्यूज का रेशियो आ जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो और आपका आंसर वहां से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इस मेथड में कभी कभी हो जाता है, कंफ्यूजन बन जाती है, क्योंकि कभी कभी डेटा जो होता है बहुत एट रैंडम होता है कि 8 साल पहले 10 साल बाद ऐसे करके बहुत सारा डेटा आता है, तो वहाँ पे मेथड ना कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं ये मेथड अवॉइड करता हूँ, मैं कम सिखाना पसंद करता हूँ। मैं आपको ये मेथड इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपकी ना बेसिक समझ का मेथड है, आपने दिमाग से सोचा और उसको सॉल्व कर लिया कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ, इनके बीच में एज का गैप सेम नहीं है, एज का गैप सेम कर दिया। तो ये जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपकी कॉमन थिंकिंग स्किल्स के ऊपर है। ये वाली चीजें हैं आप स्कूल टाइम से सीखते आते हैं, आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो, वो आपकी कॉल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर आपको कोई भी लग रहा है कि यार ये मेथड नहीं समझ आ पा रहा, तो अभी हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं। अदरवाइज आप वीडियो को पीछे ले जाके आप देख सकते हो कि ओके ये वाला पार्ट हमने कैसे सॉल्व किया, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल रही है, तो आप वहां से अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा जो है आप सेकंड जो मैं क्वेश्चन करूंगा तो वहां से आप क्लियर कर सकते हो कि हो सकता है कोई पार्ट मिस हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा वो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, दो नंबर्स है 2:3 के रेशियो में दे रखे हैं। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर। ध्यान रखना है इस चीज का कि अगर आपके पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसमें अगर वो एजिस नाम लिख के दे रहा है तब भी वही सेम चीज है। अगर बोल रहे हैं कि दो नंबर्स हैं और दोनों में सेम नंबर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब भी आपको एजिस वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना है।
ठीक है, कि अगर बोला जा रहा है कि दो नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस इफ अ पर्टिकुलर नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अगर सेम नंबर दोनों में से ऐड या दोनों में से माइनस हो रहा है, या दो या जितनी भी क्वांटिटीज आपके पास है सब में से अगर सेम नंबर ऐड या माइनस हो रहा है, तो आपको एजेस का ही कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बोला जा रहा है कि लेट से अभी प्रेजेंट में इतना है और कुछ मैंने ऐड किया, तो फ्यूचर में जाके वो चेंज होके 3:4 आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस। हॉरिजॉन्टल डिफरेंस यानी कि इस तरीके से कि ये अभी 2 साल का, बी 3 साल का है, 1 साल का गैप है, ए 3 साल का है, बाद में और बी 4 साल का हो जाएगा, फिर से 1 साल का गैप हो गया। तो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस मैंने निकाला और मैंने देखा कि डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज वर्टिकल डिफरेंस, कि 2 साल का था, बाद में 3 का हो गया, 1 साल बड़ा हुआ। बी 3 का था, 4 का हो गया, ये भी 1 साल बड़ा हुआ। बट क्वेश्चन में कह रहा है एक नहीं, नो ऐड करना है ना, यहाँ पे हमने 3 था 4 हो गया, 2 था 3 हो गया, हमने एक ऐड किया। बट क्वेश्चन में कह रहा है 1 नहीं 9 ऐड करना है, तो मेरा है 1, होना चाहिए 9। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाली, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे करके 9 ही आ जाएगा। मुझे क्या निकालना, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो पहले एक्चुअल नंबर्स निकाल लो, तो 9 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 9 2 18 और 9 3 27, और मुझे क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट निकालना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपका जो भी है आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करके बताना। मल्टीप्लाई तो आप लोग कर सकते हो, जब ये सब चीजें मैं आपको नहीं सिखा रहा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील किया जाता है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ पर्सन ए and B is 3:5 and 9 years ago the ratio of their ages was 12:23। क्या बोल रहा है, दो लोग हैं, उनकी एजेस का रेशियो दे रखा है 3:5। 9 साल पहले जो उनकी एजेस का रेशियो था वो कितना था, 12:23 था। अब यार यहाँ पे क्या हुआ, डेटा पास्ट का दे रखा है। आपको हमेशा ध्यान रखना है डेटा को अरेंज करने का या ऑर्गेनाइज करने का, जब डेटा आप लिखते हो ना तो एक सही फॉर्मेट में लिखो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले आप पास्ट का डेटा लिखो, भूतकाल है ना, फिर आप प्रेजेंट का डेटा लिखो, और उसके बाद आप फ्यूचर का डेटा लिखो। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इस तरीके से डेटा को लिखा जाता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ए इज टू बी। सबसे पहले आप पास्ट का डेटा लिखोगे, तो यहाँ पे 9 साल पहले, तो यहाँ पे लिखा 9 years ago उनकी जो एज का रेशियो था कितना था, 12:23 था। और बोला जा रहा है एट प्रेजेंट उनकी प्रेजेंट में एज कितनी दे रखी है, 3:5 दे रखी है। ठीक है, ये डेटा आपको दे रखा है। आप क्या करोगे, यहाँ पे वही सेम चीज, आपने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिफरेंस फिर वर्टिकल डिफरेंस। हॉरिजॉन्टल डिफरेंस लिया, 12 और 23 का डिफरेंस होता है 11, इसका क्या डिफरेंस, 5 और 3 का डिफरेंस हो गया 2। डिफरेंस सेम नहीं आया, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस को सेम बनाएंगे, डिफरेंस को सेम बनाएंगे। ठीक है, जो भी उसका डिफरेंस था हम उस डिफरेंस को सेम बनाएंगे। तो डिफरेंस को सेम बनाया कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को नई रेशियो जनरेट होगी, 12 2 24 और 23 इंटू 2 होता है 46, फिर नीचे 33 और 55। ठीक है, तो आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस को सेम कर दिया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, वर्टिकल डिफरेंस लेना है। वर्टिकल डिफरेंस लिया, पहले 24 साल का था, अब वो जो है 33 ईयर्स का हो गया। कितने साल बड़ा हुआ, 9 साल का गैप आया। ठीक है, सिमिलरली 46 का था, 55 हो गया, 9 साल का गैप आया। आना कितने साल का गैप चाहिए, 9 का ही आना चाहिए। यही बोला गया था ना, 9 years ago, तो यानी 9 साल का गैप था। मेरा भी 9 का ही आया, तो मेरा भी 9 है, क्वेश्चन में भी 9 है, तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना है फाइंड द प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज वाला जो डेटा था नीचे वाला लिखा हुआ था, यानी 33 और 55, ये मेरा जो है प्रेजेंट एज का आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिफरेंस, वर्टिकल डिफरेंस, दो स्टेप है, याद कर लो। हॉरिजॉन्टल डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालो, अगर सेम है अच्छी बात है, नहीं है सेम तो बना लो। ठीक है, फिर वर्टिकल डिफरेंस निकाला, वर्टिकल डिफरेंस निकाला तो आपका जो भी वैल्यू आ रही है उसको देखो क्या वो मैच कर रही है जो डिफरेंस आपसे क्वेश्चन में बोला गया। अगर मैच करिए बहुत बढ़िया, नहीं मैच करी तो उसको मैच करो और 1 यूनिट की वैल्यू जनरेट करो, फिर जो मांगा गया उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को डील किया जाता है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, मैं इन क्वेश्चंस की बात कर रहा था। बेसिकली इस टाइप के जब क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, सो दे क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अभी मैं आपको एक आपके पेपर में आ रखा है तो वो भी आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकती है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, 5 years ago राम वॉज 3 times एज ओल्ड एज श्याम। 5 साल पहले राम की जो उम्र थी, यहाँ पे देखो रेशियो नहीं दे रखी बट रेशियो निकालने का तरीका बता रखा है। राम वॉज 3 times एज ओल्ड एज राम, एज ओल्ड एज श्याम। 3 times, टाइम्स का मतलब होता है इतने गुना। राम की एज जो है श्याम की एज के 3 गुना थी, तो राम इज 3 times ऑफ श्याम। कब था ये, आज से 5 साल पहले। चलो इसको कैलेंडर पे रोटेट करते हैं। अभी चल रहा है आपके पास राम और श्याम में, चलो ठीक है। तो अभी चल रहा है आपका 2024, आज से 5 साल पहले चल रहा था 2019। ठीक है, तो 19 जब 2019 था तो राम की एज थी वो श्याम की एज के 3 गुना थी। इसको आप सिंप्लीफाई करके रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करें, राम को रखा आपने ऊपर, श्याम को रखा आपने नीचे, और यहाँ पे
3 और नीचे कुछ नहीं है तो 1 कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये बेसिक 3/1 या 3:1 एक ही बात है, रेशियो को स्टार्टिंग में आपको सिखाया मैंने। तो 3:1, ठीक है। फिर आपके पास क्या बोला जाए, राम विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज श्याम। ओके, 4 years फ्रॉम नाउ। अब आज से 4 साल बाद, 4 years फ्रॉम नाउ, 2024 चल रहा है, 2024 से 4 साल बाद चलेगा 2028। तो 2028 में राम विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज श्याम। तो राम की एज ट्वाइस होगी श्याम की एज के। इसको आर को रखा ऊपर, एस नीचे, 2/1 कह सकते हैं। तो रेशियोज दे नहीं रखी थी, बट रेशियोज हमने कन्वर्ट कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डेटा रेडी हो गया। अब वही सेम स्टेप्स, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस राम और शाम के बीच में 2 साल का गैप है, नीचे 1 साल का गैप है, डिफरेंस सेम नहीं है, सेम बना लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। नई रेशियो जनरेट होगी आपके पास 3:1 एंड 4:2, ये आपके पास नई रेशियो जनरेट होगी। अब यहाँ पे आपका क्या बोला जा रहा है, अब पहले हॉरिजॉन्टल डिफरेंस कंप्लीट हो गया, वर्टिकल डिफरेंस चलेंगे। तो राम अभी 3 साल का है, शाम बाद में 4 साल का हो जाएगा, 1 साल बड़ा हो रहा है यहाँ पे, है ना। शाम 1 का था, 2 का हो गया, 1 साल का गैप आ रहा है। आना कितने साल का गैप चाहिए, हमारा अभी आ रहा है 1 साल का गैप। आना कितने साल का गैप चाहिए, 2019 और 2028 में आपके पास इन टोटल 9 साल का गैप है ना। तो 2019 से 2028 में कितने साल का गैप है, 9 साल का गैप है। तो मेरा आ रहा है 1 साल का गैप, आना चाहिए 9 साल का गैप। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे, 9 आ जाएगी। और क्या मांगा गया, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राम। अब प्रेजेंट एज तो दे ही नहीं रखी, अब राम की प्रेजेंट एज कैसे निकालना है, तो जो भी डेटा आपको दे रखा है राम का, उसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते। तो 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 27, यानी कि जो राम है वो आज से 5 साल पहले 2019 में 27 साल का था। अब प्रेजेंट में, प्रेजेंट यानी 5 साल बाद, है ना। आज से 5 साल पहले 2019 था, अब उसमें हमने ऐड कर दिया 5, तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 32। तो ये क्या है, उसकी प्रेजेंट एज है, ठीक है। कि मेरे पास जो डेटा था उसकी प्रेजेंट एज का नहीं दे रखा था, मेरे पास पास्ट का डेटा या फ्यूचर का डेटा दे रखा था। तो मैं किसी भी एक डेटा मल्टीप्लाई करूंगा, मैं देखूंगा यार वो डेटा और आज के जो डेट है उसके बीच में कितना गैप है। तो 2019 से 2024 में 5 साल का गैप है। तो पास्ट से आपने आगे की तरफ आप आगे आए और आपने क्या किया, 5 साल ऐड कर दिया। अगर आप फ्यूचर से पीछे की तरफ आते तो आप माइनस कर देते। तो सिंपल सी चीज है, इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने जानबूझ के, देखो अब ये मेथड इसलिए हम यूज करें क्योंकि ना क्लियर हो जाएंगी चीजें, कि जब मैंने कैलेंडर यूज किया, प्लॉट किया, तो मुझे समझ आया गैप क्या रहा। अगर मैं इसको नॉर्मली प्लॉट करता, हो सकता है बच्चे दिक्कत कर लेते, क्या कि यहाँ पे हो जाए 5 साल पहले और 5 साल से 4 साल बाद, तो 1 साल का गैप है, तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो उस नाउ वर्ड को नहीं पढ़ते और वहीं पे गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वो वाला मेथड अगर आप यूज़ करोगे एक्स वगैरह वाले, हो सकता है उसमें कंफ्यूजन हो आपको, तो ये बेटर मेथड है, इससे आप करो। आपको वो वाला यूज़ करना है, वो आपकी कॉल है, आप सॉल्व करो पेपर में। एट द एंड हमारे को सोल्यूशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना। जिससे सोल्यूशन आ जाए वो बेस्ट मेथड है, मान ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 years hence a father will be 3 times his son's age। अब देखो यार, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि अभी तक हम 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सारी टाइप डिस्कस कर ली, जहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट का, सॉरी पास्ट और प्रेजेंट का डेटा दे रखा हो, प्रेजेंट और फ्यूचर का डेटा दे रखा हो, और पास्ट और फ्यूचर का डेटा दे रखा हो। हमने सारे टाइप के क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस कर लिए। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको करो और मुझे इसका आंसर बताना, लिख देना कमेंट में, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये होगा कि नहीं होगा, मैं इसे कंफर्म कर लेना, ठीक है। कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पेपर में आ रखे हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 3:1। मैन और उसके सन की एज कितनी है, 3:1, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है मैन और उसके सन की रेशियो दे रखी है, एट प्रेजेंट ही दे रखा है बेसिकली डेटा ये, 3:1। आफ्टर 15 years, आज से 15 साल बाद, द एज ऑफ रेशियो विल बी 2:1। ये वाला क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया कि प्रेजेंट का डेटा दे रखा है, फ्यूचर का डेटा दे रखा है। प्रेजेंट दे रखा है और क्या बोल रहा है, आफ्टर 15 years, आज से 15 साल बाद उनकी जो एज का रेशियो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2:1। इसको सॉल्व कैसे करें, वही सेम चीज, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डिफरेंस लिया, 3 और 1 का डिफरेंस होता है 2, 2 और 1 का डिफरेंस होता है 1। डिफरेंस सेम नहीं है, सेम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। जब डिफरेंस सेम कर लिया तो आपके नई रेशियोज निकल के मैन और सन की, ऊपर 3:1 रहेगा, नीचे वाला हो जाएगा 4:2, ठीक है। फिर हम वर्टिकल डिफरेंस देंगे कि अभी मैन 3 साल का, बाद में 4 का हो रहा है, तो 1 साल का गैप आ रहा है। सिमिलरली सन अभी 1 का है, बाद में 2 का हो रहा है, 1 साल का गैप आ रहा है। बट गैप आना कितने का चाहिए, गैप आना चाहिए 15 साल का। यही डिस्कस करते हुए अभी तक, कि अगर अभी वो इंसान 3 साल का, बाद में 4 साल का हो गया, 1 साल बड़ा हुआ, बट कुछ में करे 1 साल नहीं, 15 साल का गैप आना चाहिए। तो मेरा आ रहा है 1 का गैप, आना चाहिए 15 का गैप। 1 यूनिट की वजह से कितनी आएगी, 15 आ जाएगी। मुझे निकालना है व्हाट इज द एज ऑफ द मैन। व्हाट इज द एज ऑफ मैन, बेसिकली प्रेजेंट की बात कर रहे हो, तो 15 है, प्रेजेंट एज उसकी 3 है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15
इंटू 3। बेसिकली जो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आए, जो मांगा जाए उससे मल्टीप्लाई कर दो। मैं इसे मैन की एज मांगेगी, मैं मैन से मल्टीप्लाई करूँ, सन की मांगी जाएगी, मैं सन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 15 3 हो गया 45, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं और यही टाइप के क्वेश्चंस आपके पास पेपर में आ रखे हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो भी हमारे सीडीएस के एग्जाम से या एफकेट एग्जाम से वहीं कहीं से लिए गए हैं। तो मैं टारगेट करूंगा हमारे सारे जो क्वेश्चंस हैं उस तरीके से कवर हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर उस पेपर में आया तो इस पेपर में नहीं आएगा। यूपीएससी का ही सीडीएस एग्जाम है, यूपीएससी का ही सीसेट आपका सीसेट का एग्जाम होता है, यूपीएससी का ही आपका सीएपीएफ का एग्जाम होता है। तो यूपीएससी सेट कर रही है तो क्वेश्चंस इधर उधर चेंज होते रहते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस वहां से उठाए, बाकी मेजर क्वेश्चन हमने सीएपीएफ पे टारगेट करे। तो ये वाला जो है सीएपीएफ का क्वेश्चन था जो आपके पेपर में आ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 1 year ago a father was 4 times as old as his son। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको स्टेटमेंट्स फॉर्मेट में ज्यादा दे रखा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको वो सिखाता हूँ। 1 year ago, लेट से मैंने बोल दिया कि एट प्रेजेंट फादर की एज एफ है, उसके सन की एज एस है। ठीक है, एक साल पहले यानी कि फादर के एज में से 1 माइनस हो जाएगा, सन के एज में से 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी प्रेजेंट मैंने लेट करी है। ठीक है, प्रेजेंट में फादर जो है एफ ईयर्स का है, सन जो है एस ईयर्स का। आज से एक साल पहले तो फादर के एज में से एक माइनस किया, फादर वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सन। तो आज से एक साल पहले जो फादर की एज थी वो 4 गुना थी उसके सन की एज के। तो सन की एज भी माइनस होगी और फादर की एज भी 1 माइनस होगा, है ना। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एफ माइनस वन इज इक्वल टू 4s-4। ठीक है, ब्रैकेट खुला, 4 अंदर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया। डेटा को एक साइड पे कर लो, एफ माइनस 4s, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 बच जाएगा। एक इक्वेशन मेरे पास रेडी होगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर 6 years हिज एज एक्सीड्स ट्वाइस हिज सन्स एज बाय 9 years। आज से 6 साल बाद यानी कि फादर की एज में 6 ऐड होगा, सन की एज में 6 ऐड होगा, क्योंकि दोनों की एज इक्वली बढ़ेगी इक्वली कम होगी जब भी टाइम पीरियड चेंज होगा। तो आज से 6 साल बाद फादर की एज जो होगी, फादर की एज जो है वो क्या है, ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ सन्स एज बाय 9 years। बेसिकली वो कह रहा है, मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ फिर बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आपके पास यहाँ पे कि एट प्रेजेंट मतलब जो सॉरी एट आफ्टर 6 years जो फादर की एज है वो सन की एज के 2 गुना से 9 साल बड़ी होगी। ठीक है, आफ्टर 6 years, आज से 6 साल बाद जो फादर होगा उसकी जो एज है वो अगर उसके सन की एज 2 गुना भी कर दूंगा ना उसमें तब भी 9 साल बड़ा होगा, वो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो सन की एज अगर मैं 2 गुना कर भी दूंगा तो उससे भी 9 साल बड़ा, एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो एक्सीड कर रहा है कितने से, 9 साल से, तो 9 से एक्सीड कर रहा है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एफ प्लस 6, 2 ब्रैकेट के अंदर 2s प्लस 12 प्लस 9, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो एफ -2s, और बाकी सारे डेटा एक साइड पे कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 6 उधर जाएगा तो माइनस, यहाँ पे 6 6 प्लस 9 15। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास डेटा आ जाएगा। ये दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, एफ से एफ कट जाएगा, माइनस का 4s प्लस का 2s हो जाएगा माइनस का 2s, माइनस का 3 माइनस का 15 हो गया माइनस का 18, ये माइनस से माइनस कट गया, एस की वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी 9। मिल गई सन की एज, क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज। तो सन की अगर एज आ गई है तो फादर की भी निकल जाएगी, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो। लेट से मैंने सन की एज को यहाँ पुट कर दिया, तो फादर माइनस एस इंटू 2 करूंगा तो 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 33। ठीक है, तो फादर इशू सन की एज क्या होगी 33, फादर के सन की एज 9। ये प्रेजेंट एजेस हमने निकाल लिए। बट सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 3 के डेल में 11 पे, 3 के डेल में 3 पे, तो 11:3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारे ये भी सीएपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है कि आपके पास किस तरीके से डेटा दे रखा है। पहले बोला गया कि एक साल पहले जो फादर की एज थी वो 4 गुना थी सन की एज के, 6 साल बाद जो फादर की एज होगी वो सन की एज से मतलब 2 गुना सन की एज से 9 साल ज्यादा होगा, तो ट्वाइस ऑफ सन की एज प्लस 9 years एक्सीड करेगा। ठीक है, तो ये होगा फादर की एज। इस तरीके से हमने सॉल्व किया, दो इक्वेशंस बनी, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तब आप ऐसे डील कर सकते हो। अगर आपका जो मैंने लास्ट क्वेश्चन जिस तरीके से करवाया कि आपको डायरेक्टली रेशियोज दे रखे होंगे वहां से आप सॉल्व करना है तो आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हमने सारे टाइप यहाँ पे कवर कर लिए। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का, ये लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। उसके बाद बाकी जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आता है बैग्स एंड कॉइन्स का। बैग्स एंड कॉइन्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपके पास, आपको बोला जाएगा एक बैग है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर कुछ सिक्के रखे हुए हैं। सिक्के जो है कुछ भी फॉर्म में हो सकते हैं, 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, 50 पैसा, 100 पैसा, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, कुछ भी ऐसे करके कुछ सिक्के पड़े हुए हैं। और बोला जाएगा जो कॉइन्स हैं उनकी रेशियो दे रखी है आपको कि 5 पैसे के इतने कॉइन्स हैं, 10 पैसे के इतने कॉइन्स हैं, और कॉइन्स की रेशियो दे रखी है। और बोला जाएगा उस बैग के अंदर जब मैं पैसे कैलकुलेट करता हूँ तो टोटल इतने रुपए पड़े हुए हैं, तो मुझे बताना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। अभी आप क्वेश्चन को देखोगे तो समझ आ जाएगा। इसका एग्जांपल आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे आप वॉलेट कैरी करते हो, तो वॉलेट के अंदर आप लोग कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे 100 के नोट कैरी कर रहे हो, 200 के नोट कैरी कर रहे हो। 20 रुपए का होगा, 100 रुपए का होगा, 50 रुपए का होगा, 500 रुपए का होगा। तो कुछ इस तरीके से आपके पास अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट्स होते हैं। तो वही सेम चीज होगी कि एक वॉलेट है, वॉलेट के अंदर कुछ अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट्स पड़े हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि इन टोटल जो है इसके अंदर लेट से 10,000 रुपये पड़े, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि जो 100 रुपए के नोट है, 500 रुपए के नोट है, 200 रुपए के नोट है, इस रेशियो में दे रखे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे रखा होगा और अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कैसे डील करते हैं ये आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या देखा, बैग कंटेन्स ₹112। एक बैग के अंदर इन टोटल 112 रुपए पड़े हुए। तो ये आपको क्या दे रखी है, टोटल वैल्यू दे रखी है। एक बैग के अंदर इतने पैसे रखे हुए हैं, कितने हैं, 112 रुपए हैं, ठीक है। किस फॉर्म में है, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, और 10 पैसे के सिक्के, ठीक है। तो एक बैग के अंदर 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे सिक्के, 10 पैसे सिक्के पड़े हैं। किस रेशियो में, आपको दे रखे 3:8:10। ये आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं। जो नंबर ऑफ कॉइन्स उस बैग के अंदर पड़े हैं वो कुछ इस रेशियो में, यानी कि ये जो नंबर्स उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी 3 सिक्के हैं 1 रुपए के, 8 सिक्के हैं 50 पैसे के, 10 सिक्के हैं 10 पैसे के। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि इतने सिक्के हैं, या रेशियो दे रखी है। और दूसरी जगह पे वैल्यू की बात करूँ, वैल्यू यानी कि रुपीस, कि इनकी वैल्यू इतनी है। तो एक जगह नंबर ऑफ कॉइन्स है, एक जगह वैल्यू है। दोनों चीजें ना अलग अलग है, सेम नहीं होती है ना। मैं बोल रहा हूँ कि लेट से चलो एग्जांपल लेट करते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपए पड़े, ठीक है। उस 10,000 के अंदर 100 रुपए के इतने नोट है। एक सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि 100 रुपए के लेट से 3 नोट है, 200 रुपए का एक नोट है, 500 रुपए का भी एक नोट है। ये एक रेशियो है कि इतने नंबर ऑफ नोट्स मेरे पास पड़े हैं, और एक जगह पे बात हो रही है उनकी वैल्यू की। तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। अब यहाँ पे अगर अलग अलग है तो उनको सेम करना होगा। सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे उनको वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, उनकी डिनोमिनेशन में कन्वर्ट कर लो कितने हो रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने देखा 3 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो यानी मेरे पास कितने रुपए हो गए, 3 रुपए हो गए। वेरी गुड। 8 सिक्के हैं 50 पैसे के, यानी कि ऐसे 8 सिक्के पड़े 50-50 पैसे के। जिन बच्चे हो सकता है कुछ जेनजी बच्चे पढ़ रहे हो, है ना, तो मैं बताता हूँ 1 रुपए के अंदर इन टोटल 100 पैसे होते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती, तो मैं बताता हूँ कि 1 रुपए के अंदर इन टोटल 100 पैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 8 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं मिला के टोटल मेरे पास 8 सिक्के हैं। तो कितने कितने रुपए हो गए यहाँ पे मेरे पास, तो 8 सिक्के हैं 50 पैसे के। यानी अगर मैं सिंपली अगर करना चाहूँ तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 8 × 5 होता है आपका 40, यहाँ पे 400 पैसा, 400 रुपए यानी कि 4 रुपए पड़ा हुआ, ठीक है। 50 पैसे यानी दो 50 पैसे सिक्के मिलके 1 रुपए बना रहे हैं। तो ऐसे मेरे पास 8 सिक्के हैं, 8 सिक्के मिलके कितने रुपए बना रहे हैं, 4 रुपए बनाएंगे। चलिए 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो 10 पैसे 10 सिक्के हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कितना हो जाएगा, 100 पैसा। 100 पैसे यानी कि बेसिकली 1 रुपए। तो 3 रुपए यहाँ पे हो गए, 4 रुपए हो गए, 1 रुपए हो गए। कितने हो गए टोटल मिला के, जब मैंने टोटल किया 3 + 4 7, 7 + 1 8। तो मैंने देखा मेरे हिसाब से जो रेशियो थी उसके हिसाब से मेरे पास इन टोटल 8 रुपए है। बट क्वेश्चन में कह रहा है 8 नहीं, कितने होने चाहिए, 112 होने चाहिए। तो मेरे हैं 8, होने चाहिए कितने, 112। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। इसको सिंप्लीफाई करा, कितना आ गया 40। 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। क्या निकालना है मुझे, मुझे निकालना है 50 पैसा कॉइन्स। कितने नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स है, तो 50 पैसा कॉइन्स यहाँ पे मेरे पास है 8। इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा 14 इंटू आपके पास आ जाएगा 8। कितना हो गया आपके पास 112, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आ गया। तो मेरे पास कितने कॉइन्स है, 112 कॉइन्स है 50 पैसे। में से अगर बोला जाएगा कि 10 पैसे के बता दो तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 रुपए के बता दो तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो जो मांगा जाएगा मैं उससे मल्टीप्लाई करूँगा। नंबर मांग रहा है, नंबर ऑफ कॉइन्स मांग रहा है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो से मल्टीप्लाई करना। वैल्यू मांगेंगे तो वैल्यू की रेशियो से मल्टीप्लाई करना। जो मांगा जाए उससे मल्टीप्लाई करना, ऊपर नीचे गलती से इधर उधर मल्टीप्लाई मत कर देना, आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, अच्छे से करना क्योंकि पेपर में आ रखे हैं क्वेश्चन इसके। सो अच्छे से इसको सीख के जाना।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 50 पैसा, 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन्स। एक बैग के अंदर 50 पैसा, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। किस रेशियो में? 2, 3, 4। इस फॉर्म में आपके पास दे रखा है। क्या दे रखा है आपके पास? नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं कि नंबर ऑफ कॉइन्स इस रेशियो में है। और क्या दे रखा है? टोटल वैल्यू दे रखी है, अमाउंट दे रखा है कि उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, 240। तो यहाँ से आप वैल्यू में कन्वर्ट करो। वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वही सेम चीज, 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 50 प्लस 50 100 पैसा होता है। 100 पैसे यानी कि 1 रुपए हो गया। सिमिलरली यहाँ पे 1 रुपए के 3 सिक्के हैं। 1 रुपए के 3 सिक्के, 1 2 3, 3 सिक्के हो गए यानी 3 रुपए हो गए। ठीक है, 2 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, इन टोटल 8 रुपए होंगे ना, 2 2 2, तो 2 रुपए के 4 सिक्के यानी कि मेरे पास इन टोटल 8 रुपए पड़े। ठीक है, तो मैंने देखा 1 रुपए ये प्लस 3 रुपए 4, 4 प्लस 8 कितना हो गया? 12। तो मैंने जब ऐड करके देखा मेरे पास मेरे हिसाब से 12 रुपीज रखे हुए हैं, बट क्वेश्चन मेरा इन टोटल 12 नहीं है, आपके पास होने चाहिए 240 रुपीज होने चाहिए। तो क्रॉस का साइन, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे को काटोगे कितना आ जाएगा? 20 रुपीज। ठीक है, सॉरी 20 आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या मांगे? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मांग रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे? रेशियो या तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लो। चलो ऐसा कर लेते हैं। तो 20 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, ताकि हम टोटल कॉइन्स निकाल सकें। तो 20 इंटू 2 इज 40, 20 इंटू 3 इज 60, 20 इंटू 4 इज 80। तो मैंने देखा कि 40 सिक्के थे मेरे पास 50 पैसे के, 60 सिक्के थे मेरे पास 1 रुपए के, और 80 सिक्के थे मेरे पास 2 रुपए के। तो सबको ऐड किया, 60 प्लस 40 इज 100, 100 प्लस 8 इज 180, यानी कि मेरे पास इन टोटल 180 कॉइन्स हैं या थे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 180 कॉइन्स है। ठीक है, इस तरीके से डील करना होता है कि आपके नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो दे रखी है, उसको आपने वैल्यू में कन्वर्ट किया। वैल्यू देखी मेरी कितनी आ रही है, होनी कितनी चाहिए, वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, जो मांगा जाए वहां मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल के टोटल का मतलब होता है सम अप, ऐड कर दिया। तो सबकी वैल्यू मतलब बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया? नंबर ऑफ कॉइन्स से मल्टीप्लाई किया 1 यूनिट की वैल्यू को, और ऐड अप करके देख लिया कितने कॉइन्स है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, 50 पैसा एंड 1 रुपी। एक बैग है जिसके अंदर 25 पैसा, 50 पैसा और 1 रुपए के कॉइन्स है। किस रेशियो में है? 3:4:5। ये क्या दे रखा है आपके पास? नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, मैं जानबूझ के कोने पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग रिकॉग्नाइज कर पाओ कि कौन सी चीज क्या है। नंबर ऑफ कॉइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे पास यहाँ पे टोटल वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 31 रुपए। ठीक है, तो मैंने देखा वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। 3 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो 25 25 25 कितना हो गया? 75 पैसे हो गए। ठीक है, 4 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 4 सिक्के से 50 पैसे के, तो इन टोटल मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 200 पैसा। ठीक है, ये पैसा है। उसके अलावा 5 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो 5 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो 500 पैसा। मैंने सबको क्या किया? एक कॉमन यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। मिक्स्ड यूनिट्स में कन्वर्ट रखोगे तो दिक्कत आएगी, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया? कॉमन यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको ही पैसों में रख दिया, इसको ही पैसों में कर दिया, इसको ही पैसों में कर दिया। तो 500 प्लस 200 कितना हो गया? 700, 700 प्लस 75 है 775 पैसा। 7.75 रुपीज कह सकते हो, या फिर 775 पैसा भी कह सकते हो। ठीक है, मेरे पास थे 31 रुपए, 31 रुपए यानी कि 3100 पैसा। ठीक है, 1 रुपए में अगर 100 पैसा होता तो 31 रुपए में 3100 पैसा होगा। ठीक है, 1 रुपी की जगह पे आपने 100 पैसा सब्सटीट्यूट कर दिया। यहाँ से मेरे पास टोटल कितना आया था? मेरे पास थे 775 पैसा मेरे अकॉर्डिंगली। होने कितने चाहिए? होने चाहिए 3100 पैसा। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। इसको काटोगे ना, सॉल्व करोगे, ये 4 पे सॉल्व हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ जाएगी। निकालना क्या मुझे? हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन्स आर इन द बैग। 1 रुपए कितने सिक्के थे बैग के अंदर? तो 1 रुपए के सिक्के मेरे हिसाब से 5 है, उसको करा 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 20। तो आंसर कितना आएगा? देयर आर 20 कॉइन्स इन द बैग, 20 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज इन द बैग। ठीक है, सो इसे सॉल्व करना सिंपल है, नंबर ऑफ कॉइन्स वैल्यू कन्वर्ट कर दो, दैट इज। ठीक है, फिर इसमें जो है हमारे पास यहाँ पे, ओके नंबरिंग में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास ये। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? अभी तक क्या था? आपको नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो दी जाती थी, टोटल वैल्यू दी जाती थी, और वैल्यू में आप कन्वर्ट करते थे और अकॉर्डिंगली सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे क्या है? आपके वैल्यूज की रेशियो दी जा रही है। कैसे? क्या बोल रहे हैं? एक बैग के अंदर 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं, एंड द रेशियो ऑफ देयर वैल्यूज, उनकी वैल्यूज की रेशियो। ठीक है, तो अभी तक वैल्यूज की रेशियो दे नहीं रखी, तो वैल्यूज की रेशियो हम निकालते थे। यहाँ पे वैल्यूज की रेशियो दे रखी है, तो लिख लेते हैं वैल्यूज की रेशियो 30, 11 और 7।
ये आपको डेटा दे रखा है। अब आगे क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर 480। टोटल नंबर ऑफ, देखो अभी तक वहां पे टोटल वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिया, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो वही सेम चीज कुछ ना कुछ मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी तक नंबर ऑफ कॉइन्स था, टोटल वैल्यू दे रखी थी, तो मैं वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा था। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर लूंगा कि जो वैल्यूज दे रखी है ये रुपीज में, कि ये 30 रुपए है, 11 रुपए है, ये 7 रुपए है। ठीक है, जो वैल्यूज की रेशियो दे रखी है मैंने अज्यूम कर लिया कि 30 रुपए, 11 रुपए, 7 रुपए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करें, सॉल्व ऐसे करना है, मेरे को नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना, कितने कॉइन्स जरूरत होंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, कितने 1 रुपए के सिक्के मिलके 30 रुपए बना सकते हैं। 1 1 रुपए के कितने सिक्के मिलके यहाँ पे 30 रुपए बना सकते हैं, 30 सिक्के, है ना। 1 1 रुपए के 30 सिक्के होंगे, 30 रुपए बन जाएंगे, तो यानी नंबर ऑफ कॉइन्स 30 हो गया। 50 पैसा के कितने कॉइन्स मिलके 11 रुपीज बनाएंगे। तो 1 रुपए के अंदर बेसिकली 1 रुपए जो होता है 2 50 पैसे कॉइन से जुड़ के बनता है। 2 50 पैसा कॉइन्स को जब आप जोड़ोगे ना तो 1 रुपए बनेगा। तो ऐसे कितने कॉइन्स लगे होंगे जिससे मेरे पास 11 रुपए बने होंगे। तो यानी कि मेरे पास होंगे इन टोटल 22 कॉइन्स। इसको कैसे सॉल्व किया मैंने, कि मेरे को पता है 1 रुपए जो है वो 2 50 पैसे सिक्कों से मिलके बनता है। मेरे पास है 11 रुपए, एक को 11 कैसे बना सकते हो, 11 से मल्टीप्लाई करके, वही 1 यूनिट की वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि 22 सिक्के। ऐसी और कन्वर्जन भी आप सीख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वाला वो भी सिखाता हूँ आपको। 25 पैसे, कितने 25 पैसे के सिक्के मिलकर 7 रुपए बनेंगे। अब ये कन्वर्जन कैसे करें, मुझे पता है 1 रुपए के अंदर होते हैं 100 पैसे, तो 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए होंगे तब जाके वो 1 रुपए बन पाएंगे ना। 4 सिक्के 25 + 25 + 25 + 25 मिलके 1 रुपए बनेगा, यानी 4 कॉइन्स ऑफ 25 पैसा विल मेक 1 रुपी, है ना। लेकिन मुझे 1 रुपी नहीं बनाना, मुझे बनाना 7 रुपए। तो एक है होना चाहिए 7, यहाँ से 1 को 7 कैसे बना सकते, 7 से मल्टीप्लाई करके उसी 7 को यहाँ पे बाहर इस 25 से मल्टीप्लाई मत करना या इस 50 से मल्टीप्लाई मत करना, वो सिर्फ कॉइन्स को रिप्रेजेंट करो। बट कितने सिक्के मिलते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स से मल्टीप्लाई, नंबर है, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स से मल्टीप्लाई करो। तो 4 × 7 = 20, यानी कि 28 कॉइन्स ऑफ 25 पैसा विल मेक 7 रुपीज। तो ये चीज आपको सीखनी है, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्जन आप सीख सकते हो कि 5 20 पैसे का सिक्के मिलके 1 रुपए बनाएंगे, ठीक है। 10 पैसे का सिक्के मिलके 1 रुपए बनाते हैं। उसके अलावा 25 पैसे का सिखा दिया मैंने कि 4 25 पैसे सिक्के मिलके आपके 1 रुपए बनाते हैं। तो ये जो है कन्वर्जन है, इसको इस तरीके से आप डील कर सकते हो, ठीक है। तरीका होता है डीलिंग करने का, इस तरीके से आप डील कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, क्या निकालना है मुझे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स देखते हैं। तो मेरे हिसाब से टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने, जो मेरी रेशियो है उसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 30 सिक्के ये है, 22 सिक्के 52, 52 + 28। तो मैंने देखा मेरे रेशियो के अकॉर्डिंगली मेरे पास 80 सिक्के हैं, बट क्वेश्चन में कह रहा है 80 नहीं, कितने होने चाहिए, 480 होने चाहिए। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 6, और क्या निकालना है, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। तो जो मांगा जाए उससे मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ कॉइन्स मांगा गया तो नंबर ऑफ कॉइन्स की रेशियो ये वाली है, 50 पैसा के मांगे गए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 132। तो यानी कि 132 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा आर देयर, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 480 कॉइन्स बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, जो हमारे पेपर में आ रखा है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पर्सन हैज अ टोटल ऑफ 100 कॉइन्स। एक आदमी के पास टोटल 100 कॉइन्स है, उसमें 2 रुपए के कॉइन्स हैं और 5 रुपए के कॉइन्स हैं। अब यहाँ पे पंगा क्या है, इन्होंने रेशियो नहीं दे रखी, ठीक है। रेशियो वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैंने आपको सिखा दिया, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें रेशियो नहीं दे रखे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास 2 रुपए के एक्स कॉइन्स है, तो 5 रुपए कितने होंगे, टोटल थे 100 सिक्के, उस 100 में से 2 रुपए के एक्स कॉइन्स मैंने हटा दिए, तो बाकी बचे 100 - एक्स। वो किसके कॉइन होंगे, 5 रुपए के कॉइन्स होंगे। ये चीज समझ आती है कि 2 रुपए के मैंने माना कि एक्स सिक्के थे, तो 5 रुपए के 100 - एक्स सिक्के हो जाएंगे, क्योंकि इन टोटल जो है मेरे पास 100 कॉइन्स है। अब यहाँ पे आगे क्या बोला जाए, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इज ₹320। अगर टोटल वैल्यू जो है वो 320 है, टोटल वैल्यू यानी कि एक्स कॉइन्स ऑफ ₹2, बेसिकली टोटल वैल्यू कैसे निकालते हो कि 2 रुपए के जितने कॉइन्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो उनकी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली 5 रुपीज के जितने भी सिक्के हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। इन सबको ऐड अप करके कितना होना चाहिए, 320 रुपए होना चाहिए। यही कह सकते हैं कि 2 रुपए के लेट से अगर 10 सिक्के हैं तो मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो 2 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो 2 × 10 यानी ये मिला के 20 रुपए बनाएंगे। 5 रुपए के लेट से 40 सिक्के हैं, तो 5 × 40 कितना हो गया आपके पास, 2000 या 200 जितना भी होता है आपके पास, सॉरी 200, तो 200 हो जाएगा, तो 200 रुपए बनाएंगे। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते थे बेसिकली। तो मेरे पास ये क्या है, नंबर ऑफ
कॉइन्स मैंने एज्यूम कर 2 रुपए के एक्स सिक्के, यानी इनकी वैल्यू कितनी होती है 2x रुपीज़। 5 रुपए के 100 - x सिक्के, इनकी वैल्यू ये हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 500 माइनस 5x इज इक्वल टू 320। सिंप्लीफाई करेंगे तो 500, 320 इधर आ जाएगा माइनस का, और ये 2x माइनस 5x माइनस 3x इधर आके 3x हो जाएगा। कितना हो गया 180 इक्वल टू 3x। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 60। एक्स की वैल्यू 60 मिल गई। मुझे क्या निकालना है 2 रुपए के सिक्के निकालने थे। यही मांगा गया नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, और नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स को मैंने एक्स माना है, तो एक्स की वैल्यू मिल गई 60। आंसर आ गया 60। ठीक है, तो आप एक इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो भी बता देता हूँ। आप ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हो। ऑप्शंस का यूज कैसे, कि अगर मेरे पास यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा था नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज दिस, अगर हम बोलोगे नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज 40, अगर 40 कॉइन्स 2 रुपीज के तो 40 इंटू 2 80 रुपीज हो जाएंगे। बाकी टोटल 100 कॉइन्स है, तो 40 अगर 2 रुपए के हैं तो बाकी रिमेनिंग 60 जो होंगे 5 के होंगे, है ना। तो 60 इंटू 5 कितना हो गया, 60 इंटू 5 होता है आपके पास 300। तो इन दोनों को ऐड अप करके 320 नहीं बन रहा, तो यानी ये गलत हो गया। फिर देखा मैंने 50, अगर 50 सिक्के 2 रुपए के, तो 50 सिक्के 2 रुपए के यानी 100 रुपए हो जाएंगे, और 50 सिक्के 5 रुपए के, तो 50 इंटू 5 हो गया 250। कितना हो गया ये 350। मेरा तो 320 होना चाहिए, तो यानी ये भी गलत हो गया, ये नहीं हो सकता 60 वाला। ये चेक करते हैं ऑप्शन। 60 कॉइन्स है 2 रुपीज़ के, तो 60 इंटू 2 इज 120 रुपीज़। बाकी रिमेनिंग 40 वो किसके होंगे 5 रुपीज़ के, तो 40 इंटू 5 इज 200। ऐड अप किया 320। हाँ, ये सेटिस्फाई करा तो आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन से इस तरीके से आप डील कर सकते हो। अगर आपको बेसिक मेथड आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कभी कभी आप पेपर में ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कि आपने देखा, इसको एज्यूम कर लिया कि अगर ये 40 है तो वो 60 होगा, ये 50 है तो वो 50 होगा, ये 60 है तो वो 40 होगा, क्योंकि टोटल 100 कॉइन्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एट लास्ट ये कुछ होमवर्क है, 4-5 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ मैं। बाकी रिमेनिंग क्लासेस में, अपकमिंग क्लासेस जो भी होंगी हमारी, वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस और भी पढ़ाऊंगा, और जितना भी टॉपिक रिमेनिंग रह गया है, देखो रेशियो भी आज पूरा कवर नहीं हुआ है, कुछ पोर्शन रेशियो का रह गया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपने होमवर्क करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इनके आंसर्स क्या क्या है। मैं वेरीफाई करके या टैली करके आपको मैं बता दूंगा कि आप सही हैं कि गलत है। ठीक है, तो आज की क्लास का इतना रखते हैं। आई होप कि आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जो लोग इस चैनल को लाइक बेसिकली जो भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सबसे शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड जय हिंद।